तो बच्चों, सबसे पहले आपको 15 अगस्त की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस पूरे महापर्व पर कुछ खास बातें हैं जो आपको हम बताना चाहते हैं। याद रखिए, मैं आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करता हूँ, कुछ जल्दी से आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात कि कहीं ना कहीं जब हमारे देश में अंग्रेज़ों की एंट्री हो रही है, ये 1600 के आसपास, है ना, तो वहाँ पर कुछ कमाल की चीज़ें जो हम लोग ध्यान देंगे। याद रखिएगा मेरी एक छोटी सी बात कि कोई भी देश, है ना, सेना के हारने की वजह से गुलाम नहीं बनता है। अगर कोई देश गुलाम बनता है तो जनता के गुलामी चुन लेने की वजह से बनता है। अगर जनता ने गुलामी चुन लिया तो याद रखिए कि फिर वो देश पूरा गुलाम हो जाएगा। बिल्कुल यही वाला सिनेरियो हुआ था हमारे भारत के अंदर। आपको पता है, जो भगत सिंह थे उनको फांसी की सज़ा देने से पहले ना, जो है कि हाई कोर्ट में अपील चल रही थी। हाई कोर्ट में भगत सिंह के खिलाफ़ अगर कोई लड़ने वाला था तो खुद एक इंडियन था। फांसी की सज़ा पर जो रस्सी खींचने वाला जल्लाद था वो भी एक इंडियन था। और बाद में जब उनको फांसी की सज़ा होने के बाद जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके पार्थिव शरीर को बोटी बोटी करने वाला भी अगर कोई था तो वो एक हिंदू था, वो एक इंडियन था। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस देश की जनता ही यहाँ के सपूतों को मौत के घाट उतारे दे रही है, क्या वो देश कभी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता में भाग ले सकता है? इम्पॉसिबल, है ना। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए मैंने पहले ही आपसे कहा था कि जब तक देश की जनता हामी न भर दे गुलामी के लिए, तब तक गुलाम नहीं कोई हो सकता है ना। जर्मनी, जो हिटलर का पूरा मामला था, जर्मनी की सेना जो है, जर्मनी की सेना जब कहीं ना कहीं रूस पर आक्रमण करने गई थी, है ना, तो रूस पर आक्रमण करने के दौरान वहाँ पर एक बड़ी रोचक घटना घटी थी कि पूरी रूस में, है ना, जो महिला आर्मी थी ना, अब आर्मी तो थी नहीं, जो पूरी रूस की जो महिलाएं थी ना, उन्होंने बिल्कुल जो है कि ईंट से ईंट बजा दिया था पूरे उस हिटलर की पूरी सेना का। आपको पता है वहाँ पर एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी ली गई थी कि हग द एनिमी, जो दुश्मन उनको गले लगा लेना है। यहाँ की जो जनता थी ना रूस की, उन्होंने कहा था दुश्मनों से कि तुम हमारे इलाके में आ रहे हो ना, हम बिल्कुल इतना करीब से तुम्हारे गुजरेंगे कि तुमको हम सीने से लगा लेंगे और गिराना तुम बम, तुम हमको मारोगे, तुम्हारी भी सेना मरेगी। हम देखना चाहते हैं कि तुम कैसे हमारे शहर पर कब्जा करोगे, क्योंकि हम तुमसे दूर से बंदूकों से नहीं लड़ाई करेंगे, हम बिल्कुल तुम्हारे सीने के सामने आकर के खड़े हो जाएंगे, तुम बम गिरा के तो दिखाओ, है ना। ये होता है जब एक जनता जागती है तो फिर उस देश को आप गुलाम बना ही नहीं सकते हो। भारत अगर चाहता तो सारे अंग्रेज़ों से बिल्कुल सीधे मुंह कह देता। इतने सारे 45 लाख के आसपास जनता थी, मारो सबको अंग्रेज़ों, और सबको मार दोगे तो चलो हम तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। अगर मार दोगे तो बताओ कहाँ से रिसोर्स पाओगे, क्या खा करके ज़िंदा रहोगे, और लड़ाई किससे करोगे, और किससे फूड चेन सप्लाई करोगे, है ना। लॉजिस्टिक सप्लाई भी तो कुछ होती है। तो याद रखिएगा कि जो आज़ादी है, ये हुल्लड़ करना, तिरंगे लहरा करके बहुत तेज़ी से नारे लगाने तक सीमित नहीं है बच्चों। आज़ादी जो है ये बहुत गहरी और बड़ी पेचीदी बात होती है। बड़ी मशक्क़त और बड़ी मेहनत से आज़ादी हमको मिली थी। अगर हम इसको समझ नहीं पाए ना तो हम इसको संभाल नहीं पाएंगे, है ना, और ये हमारे हाथों से छूट जाएगी। आपको पता है, मात्र मुट्ठी भर अंग्रेज थे, मुट्ठी भर अंग्रेज़ों ने हमें 200 साल तक गुलाम बनाया। सोचिए कि हमारे भीतर कहाँ विकलांगता आ गई थी, हमारे मस्तिष्क में कहाँ घुन लग गया था कि इतनी सदियों तक कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज़ हमारे ऊपर शासन करते रहे, है ना। और ये बात आपको सोचनी है, और ये बड़ी जो है कि इम्पॉर्टेंट बात लग रही है उस समय, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों को भगा देना बहुत ज़रूरी था। मैं पूछता हूँ, क्यों भगा दोगे, क्या करोगे भगा करके? अंग्रेज़ों को भगा दो, पर उसके बाद क्या होगा ये भी तो मुझे सिखाओ। क्या पता उसके बाद फिर वही सारी व्यवस्था आ जाए जो अंग्रेज़ों से पहले थी। अंग्रेज़ों से पहले यहाँ पर ज़बरदस्त जातिवाद था। उच्च दर्जे के लोग, निम्न दर्जे के लोग एक दूसरे से नफरत, और ऊंचे दर्जे वाले तो निम्न वालों के साथ क्या ही करते थे, जाति बना दिया। पति मर रहा है तो उसके साथ महिला को जलाया जा रहा है ना। अगर ये सब चीज़ें जब होएंगी तो अंग्रेज़ तो आकर के इसका जो है कि विरोध किए थे। अंग्रेज़ों ने ही बहुत सारे प्रावधान बनाए थे जिससे महिलाएं पढ़ने लगी थी। अंग्रेज़ों के ही बहुत सारे अपील्स हुए थे जिसकी वजह से जो ये सती प्रथा थी ना, उसमें हल्का सा विरोध पैदा हुआ था। तो आप सोचो, इन अंग्रेज़ों को हटा तो दें, पर कहीं इनको हटाने के बाद वो जो पुराने लोग थे, कहा था ना भगत सिंह ने, इन गोरों के हाथ से अगर सत्ता निकाल के इन भूरों के हाथ में दे दोगे तो इससे क्या कुछ नया हो जाएगा? कुछ नहीं नया होने वाला है। और जब हम लोग जवान हो रहे थे ना हल्का हल्का, तो हम लोगों ने भी एक पढ़ी थी कविता धूमिल की। उसमें कहा जाता है कि क्या तिरंगा 3 हारे हुए रंगों का नाम है क्या, जिसे एक पहिया ढोता है, या फिर इसका कुछ और अलग मतलब होता है। और ये मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है कि सच में तिरंगा एक अगर हारा हुआ रंग है तो उसको एक पहिया ढोता है
ये बात समझने की है कि कितनी गहरे मन से बात निकल रही है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जैसे आप लोग कहते हो ना कि भारत एक बहुत महान देश रहा है। आपको पता भी है भारत महान किस वजह से रहा है? भारत महान किसी अन्य खास कारणों से नहीं रहा है। जब तक भारत की एक एक जनता महान नहीं होगी, मैं मान नहीं सकता हूँ कि फिर ये देश भी महान हो जाएगा। अगर आप पशु हैं, अगर आप मवेशी हैं, तो आपके लिए पूरा देश चारागाह हो जाएगा। आप क्या चरो? अगर तुम एक ऐसे आदमी हो जिसके मन में हमेशा राजनीति चलती है, तो तुम्हारे लिए देश एक राजनीतिक यूनिटी है। दैट्स अ पॉलिटिकल यूनिट, है ना। अगर तुम एक राजनीतिज्ञ दिमाग के हो तो तुम्हारे लिए देश कुछ है नहीं, ये चंद लकीरें हैं, और ये वो लकीरें हैं जहाँ पर बस राजनीति होती है। और यही तो होता है हमारे यहाँ, है ना। जो बातें हम बता रहे हैं इसको बहुत गहराई से समझनी होती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आज़ादी सबसे गहरी चीज़ होती है ना। जब 1947 चल रहा था ना, 1947 के अंदर अमीर और गरीब के बीच में जो रेशियो होता था ना, पैसे का, जो वेल्थ का जो रेशियो था ना, उस समय से लेकर के जब आप आज तुलना करते हो तो आज सबसे सड़ा हुआ रेशियो है। अब तुम बताओ कि जुल्म कम हुआ है कि बढ़ा है? पहले बस एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, आज वैसी सैकड़ों कंपनियां हैं। बताओ कि गुलामी आई है कि गई है? समझ रहे हैं बात को? अब आप सोचिए कि वो जो अंग्रेज आए थे वो आते कैसे थे? यूं ही जो है कि नदियों के थ्रू चल करके आए हैं, कुछ नहीं, हाथ में कंपास है, पुरानी नाव है, न बिजली है, न इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कोई बहुत बड़ी तरक्की नहीं है। पर ये आए हैं और भारत में लगभग 30-35 लाख की आबादी को 200 साल तक गुलाम बनाए। समझ रहे हैं बात को? तो ये हमको सोचना पड़ेगा कि उस वक़्त हमारे अंदर क्या कमी थी, और कहीं वही कमी आज भी तो हमारे अंदर मौजूद नहीं है। अगर वो कमी मौजूद है भाई साहब, तो फिर आपको 15 अगस्त मनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है ना। आज़ादी किसी की बकैती तो है नहीं और किसी की बपौती भी नहीं है ना। बहुत सारी चीज़ें इसके लिए करी गई हैं, है ना। तो ये मैं आपको बता रहा था। इसमें मुझे एक बड़ी रोचक कहानी याद आती है, अगर आपने इसको सुना होगा, मुझे बस उसका नाम नहीं याद आता है, पर ये बड़ी खास कहानी रही है, रूस की ही रही है। वहाँ पर एक लेडी हैं, है ना, उनका नाम क्या है? जोन ऑफ आर्च, है ना। जोन ऑफ आर्च करके एक लिटरेचर है ना। उस लिटरेचर के अंदर क्या होता है? यही होता है कि जो वहाँ जो फ्रेंच जो होती है वो उतरने वाली होती है, उसकी टीम जो फ्रेंच लाइन होती है वो उतरने वाली होती है, और वहाँ पर जो एक लिबरेशन का काम चल रहा होता है। कहानी को बड़ा मस्त है, समझिएगा। एक आदमी को भेजा गया है रूस की सारी कहानियाँ समझने के लिए। जब वो रूस में पहुँचता है तो उसके ऊपर कोई तीर तलवार मारता है, कोई गोली बारूद मारता है, और अचानक से उसको एक लड़की से मुलाकात होती है, और वो महज 17 साल की लड़की है। वो लड़की इसको बचाती है, कभी गिरते वक्त इसका हाथ पकड़ के खींचती है, तो कभी गोली आ रही है तो खुद अपने सीने पर लिए जा रही है। ये समझ नहीं पाता, ये पूछता है कि तुम कौन हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और फिर पूछता है कि तुमको कुछ हुआ क्यों नहीं? तो फिर वो कहती है कि बिकॉज आई हैव अ वेरी बिग एक्सपीरियंस टू फाइट विथ दिस फायर, है ना। इस तरह की कहानी उसने बोली है, और हम लोगों को नहीं समझ में आया। फिर जब सुबह होती है तो उसके बाद में जो लड़का होता है उस लड़की से पूछता है कि एक बात बताओ, जिस मकसद से मैं आया था, अगर ये मकसद सच में सफल रहा तो मैं तुमसे कैसे मुलाकात करूँगा? और लड़की ने क्या बोला उससे? लड़की ने किसी फला जगह का नाम बताया, कहा कि यहाँ आओगे ना तो मैं तुमसे मिलूँगी। और कुछ साल बाद सच में सपना साकार हुआ, हिटलर हारा, और जब ये वहाँ पर पहुँचा ना आदमी, तो पता आपने वहाँ पर क्या देखा इसने? हाँ, लड़की ने इससे कहा था कि जब आना ना तो गुलाब का फूल लेके आना, मुझे बड़े पसंद है। और इस बार जब ये लड़का गया तो वास्तव में ये बिल्कुल अब ये क्रांतिकारी की तरह नहीं गया था, अब ये जवान लड़के की तरह गया था, क्योंकि जहाँ से ये जिससे मिलने जा रहा था वो भी तो एक जवान लड़की थी। और जब ये वहाँ पर गया ना तो इसको देख करके हैरानी हुई कि बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँचे थे, वो सारे गुलाब लेके पहुँचे थे। पता आपको, वो लड़की बहुत साल पहले शहीद हो चुकी थी। सेना ने उसको 17 साल की लड़की को जिंदा जलाया था। वो लड़ी थी, बिल्कुल क्रांतिकारी, सबसे अजीब क्रांतिकारी थी, बिल्कुल निडर, है ना, और बिल्कुल बल और बलिष्ठता के साथ लड़ी थी, प्राण प्राण से जूझ जाने की नीयत से लड़ी थी। और उसके बाद फिर उसको मौत के घाट उतारा गया था। ये आदमी जब जा कर के देखा, ये हैरान रह गया। इसने कहा कि यार मुझे किसने बचाया था? हो सकता है कि किसी आत्मा ने बचा लिया हो, पर बात ये नहीं है। इस कहानी का बहुत मार्मिक अर्थ है। अर्थ ये है, लड़की वो 17 साल की थी। कहानी पता आपको ये क्या कह रही है? कि बस 17 साल के लड़के लड़कियां हमको दे दो, हम इस देश की बिल्कुल कायाकल्प बदल के रख देंगे, एकदम एक आमूल चूल परिवर्तन कर देंगे। बस 17 साल पर्याप्त होता है किसी देश में जंग लड़ने के लिए। और ये बात जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब आप यहाँ से समझ के चलिए, आज़ादी देखिए बड़ी शिद्दत से आई है, और ये देश महान जिनकी वजह से रहा है, हमने उनके बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं है ना।
लोग कहते हैं कि भारत इसलिए महान है क्योंकि यहाँ पर बहुत ऊंचा पर्वत हिमालय है और नीचे जो नदियाँ हैं वो हमारे पाँव पखारती हैं। क्या इस वजह से भारत महान है? नहीं भाई साहब, अगर भारत इस वजह से महान है तो ऐसे भी भौगोलिक दृष्टियाँ बहुत सारे देश में हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भारत इसलिए महान है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी भाषा है और यहाँ पर जो है कि धर्मों की विविधता बड़ी ज़्यादा है। तो ऐसा भी नहीं है, और भी देश हैं जहाँ पर ऐसी ही व्यवस्था पाई गई है। समझ रहे हैं आप? तो इस वजह से तो ये देश खास रहा नहीं। और फिर आप ये भी नहीं कर सकते ना कि भारत की तो जो है कि ज़मीन बड़ी प्यारी है क्योंकि यहाँ पर क्रांतिकारी पैदा होते थे। ऐसा भी कुछ नहीं है, हर देश ने क्रांतिकारी पैदा करे हैं। पर यहाँ बात मिट्टी की भी नहीं हो रही है। अगर बात मिट्टी की होती तो किसान के लिए बेहतर है ना कि उसकी मिट्टी बेहतर है क्योंकि फसल अच्छा पैदा करती है। पर मैं अभी उस मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे बताए तो कोई कि आखिरकार आज ये महान क्यों भारत रहा है, क्योंकि जो बातें आप बताएंगे वो बातें तो किसी और देश पर लागू हो जाती हैं। तो भारत इस वजह से तो महान रहा नहीं होगा। आपको पता है जब पूरी दुनिया में संस्कृति और सभ्यता अपने घुटने पे चल रही थी ना, तो भारत सबसे कड़ा सवाल उठा रहा था। भारत उस समय सबसे अजीबोगरीब सवाल पूछ रहा था, है ना? सॉरी। तो बात यह है कि अभी जब पूरे देश को ढंग से नहीं बोलना आ रहा था ना, तो हाँ जो भारत था वो अहम ब्रह्मास्मि कह रहा था, वो ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा था, वो अस्तित्व की सच्चाई के ऊपर सवाल खड़े कर रहा था, है ना? तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जब बहुत सारे देश की जो संस्कृतियाँ हैं ना वो अभी कुछ नहीं समझ रही थी ना, उस समय भारत ने बहुत ऊंचे ऊंचे सवाल करने शुरू कर दिए थे। याद करिए, ऋग्वेद की एक लाइन होती है, उसके अंदर पूछा गया था, ऋषि पूछते हैं कि दुनिया किसने बनाई। हम ये सवाल कर रहे थे कि हम कौन हैं, हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये दुनिया किसने रची और ये दुनिया थी कहाँ जो इतनी बड़ी आ गई है, और अगर ये आ गई है तो ये छुपी कहाँ थी। हम ऐसे सवाल कर रहे थे, इसलिए भारत महान है ना? जहाँ मैं आपको समझाता हूँ, आप समझिए कि भारत के खुद के लोगों ने खड़ा होकर के, ये ऋषि मनीषी आपको दिख रहे हैं, भारत के खुद के लोग खड़े हुए हैं क्योंकि इनका दिल कभी सच्चाई के लिए धड़का है। भारत पहला देश रहा होगा, भारत को पता है आपको, सच्चाई का पालना कहा जाता है। भारत को सच्चाई बिल्कुल दिल से छू के निकली है, इसलिए भारत महान है। भारत इसलिए महान नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है कि हिमालय जैसे पर्वत पाए जाते हैं। होगी यहाँ पर यमुना, गंगा, कावेरी नदियाँ, इन नदियों की अपनी कहानी है। पर याद रखिए, इससे बाहर जो नदियाँ हैं ना, जैसे नाइल हो गई, अमेजन हो गई, उनके भी अपने जलवे हैं। तो नदी की वजह से तो कोई देश महान नहीं होता है। इस देश ने जब देखा कि सच्चाई के लिए बहुत जिया है ये देश, और मुझे लगता है कि सच्चाई के लिए जो देश जिया है ना, ऐसा कहीं किसी पूरे मुल्क में नहीं मिलता है। ठीक है, आपको पता है यहाँ का एक एक इंसान जो है ना, कि एक एक जो जीव है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं इशारे में ही बहुत सारी चीज़ें बयान कर जाता है। यहाँ हम आपको बिल्कुल ऐसी अजीब सी तस्वीरें दिखाए हैं। वेदांत, धर्म का सबसे उच्चतम न्यायालय जिसको मैं कह सकता हूँ, वेदांत ने ऐसी ऐसी चीज़ें बखानी है ना, परमात्मा के सत्य को भी वहीं से परिभाषित किया। जब उसके अंदर खोट आने लगी तो फिर बौद्ध धर्म आया। लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, सच्चाई पर कभी दाग नहीं आना चाहिए, हम उसको सुधार करेंगे। और जब बौद्ध धर्म ही फेल हो गया तो ये आचार्य शंकर आ गए, और जैसे आचार्य शंकर आए और उन्होंने बड़ी सारी कहानियाँ रची और पूरी दुनिया को उन्होंने कुछ नया खास दिया। भारत इसलिए मान रहा है। और जब ये सारी चीज़ें हो रही थी ना, तो उसके अंदर आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो आपको दिखाई दे रही हैं तस्वीरें, इसमें जब सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी, ये जो आचार्य शंकर थे जब ये भी विलुप्त हो रहे थे, अपनी पूरी कहानी लेकर के ख़त्म हो रहे थे, तो फिर एंट्री होती है हमारे संतों की, जो गुरु हमारे होते हैं। तो संतों के आखिरी जो प्रवेश होता है ना, तो फिर संतों ने तो जो प्रेम के अंदर अपने आप को डुबोया है ना, तो वहाँ से फिर प्रेम की पूरी एक गहरी धारा खुली है जो बस भारत दे सकता है। तो आप सोच के देखिए कि एक ही काल में, एक ही देश में, एक ही देश में एक तरफ भीषण युद्ध लग रहा है और उसी काल में कहीं कोई प्रेम के गीत गाया जा रहा है। और ये दोनों चीज़ें एक ही देश में और एक ही वक्त, ये संगम संभव नहीं हो सकता था, ये भारत ने संभव किया, इसलिए भारत महान है। ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा कि लड़ाई हो रही है, कत्लेआम मच रहा है और उसी कत्लेआम के बीच में कोई मोटिवेशन दे रहा है और फिर महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता जैसे निर्माण हो जाते हैं। भारत इसलिए महान रहा है।
तो जो भारत की खास धरोहर रही है ना बच्चों, वो इनकी वजह से रही है। जो ना होते संत जन तो जल मरता संसार। तो मैं आपको ये चीज़ समझा रहा था कि आज़ादी बड़ी पेचीदी बात होती है। धरती का हर जीव है ना वो आज़ादी मांगता है, चाहे पशु ले लो चाहे छोटा बच्चा ले लो। और इस पर खड़ा होकर के कटाक्ष किसने करा, वो इस देश ने किया था। इसलिए देश बड़ा सुंदर रहा है। पर क्या है ना कि इसके अंदर फिर बहुत सारी कमियां भी रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया ही कि भारत में जब अंग्रेज़ आ रहे थे तो भारत के ही बहुत सारे राजा, जिनका हम इतने मान सम्मान से नाम लेते हैं ना, ये राजा भी उनकी तारीफ़ कर रहे थे, कह रहे थे कि आओ हमारे साथ मिल करके लड़ाई करो। और बताओ ये सबसे घटिया चीज़ है कि हमारे देश के राजा जिनका इतना सम्मान से नाम लिया जा रहा था, वो भी अंग्रेज़ों के चाटुकार थे। ये चीज़ होती है। और महिलाओं की तो मैं कह नहीं सकता हूँ। मैं अभी कहा था ना कि कुछ लोग इसमें सीधे कोऑपरेट किए थे और कुछ लोगों को तो बिल्कुल मतलब ही नहीं था इस देश की किसी आज़ादी वगैरह से। वो इसमें कभी भाग नहीं लेते थे। आपको पता, महिलाओं ने बिल्कुल डट करके सामना किया है। और विदेशों की महिलाओं का तो आपसे क्या कहें। अभी जो मैंने आपको केस बताया इस रूस का, 8 लाख महिलाओं ने सीधे सीधे बिल्कुल गड़ासे से काटा है अपने दुश्मनों को। अब बताइए कि वहाँ जब महिलाओं को इस रूप में देखा जा रहा है, वो मार्शल आर्ट्स हैं उनके पास में, वो ख़ास तरह के स्नाइपर शूटर्स हैं, वो इस तरह की अगर लड़कियां हैं तो वहाँ तो बिल्कुल आएगी ना आज़ादी। अब कोई उस जनता को जो है कि गुलाम नहीं बना सकता है। लेकिन यहाँ भारत में बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ तो जो है कि क्या होता, वो अब बताते हैं बूढ़े लोग कि जो है कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको घर में ही रहना चाहिए। तो जब आपकी महिलाएं घर में ही रहेंगी तो फिर कैसे आप कल्पना करो कि आपका देश जो है कि रूस की तरह हो जाएगा। इम्पॉसिबल है ना। जहाँ औरतों को इस तरह से दबा करके दबोच करके रखा जाता है ना, वहाँ पर कुछ नया नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है। और फेमिनिज़्म भी रहा है भारत में। अंग्रेज़ों ने रूल्स लगाए थे कि कोई महिला, केरल में, कि कोई महिला अगर कपड़े पहन करके अगर आएगी तो फिर उसको जो है कि सज़ा होगी। और महिलाओं ने जो आंदोलन करे, स्तन काट करके गिराई अपनी महिलाओं ने, है ना। और ये अंग्रेज़ों के लिए कितनी बड़ी बात रही होगी। अब सोचिए कि जो पूरी बात है ना, ये बिल्कुल दिल दहला देने वाली बात है। यही कानपुर की बात हम आपको बता रहे थे। ये जो कानपुर का हिस्सा था, यहाँ पर बहुत बड़ा जो है कि ये वेश्यालय हुआ करता था। और उस वेश्यालय से जो महिलाएं थी उनके पास अंग्रेज़ जाते थे। और अंग्रेज़ जब जाते थे ना तो उनको पैसा देते थे। बदले में उस पैसे से वो जो महिलाएं थी कानपुर वाली, उन्होंने उस पैसे को इकट्ठा करके उससे कटार बनवाई थी, बेलचा बनवा दिया था। और जो है कि ये जो 1857 की जो क्रांति है, उस पूरी क्रांति के अंदर महिलाओं ने बिल्कुल जो है कि गड़ासा लेकर के दौड़ाया है ना। और बेलचों से भी काटा है बहुत सारे अंग्रेज़ों को। अब वो आंकड़ा कैसे कोई भूल सकता है ना। तो था, भारत ने हर तरफ से सपोर्ट किया, हर तरफ से जो है कि अपना गंदा रूप भी दिखाया। पर मैं कहता हूँ कि अभी भी भारत में बहुत सारी बुराइयाँ हैं। अंग्रेज़ चले गए पर अभी आज़ादी नहीं आई है ना। उस आज़ादी की गीत गाना तो ठीक है, पर उसके लिए हमको बड़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी आपसे हम आगे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।